हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी, जब दो तरंगे एक साथ एक माध्यम में संचरित होती हैं तो उनमें अध्यारोपण की घटना घट जाती है और इस वजह से कहीं पे काला पैटर्न, कहीं पे हमारा चमकीला पैटर्न तैयार होता है, यानी कि व्यतिकरण की घटना घटती है। तो जो तीव्रता निकल के आती है, कहाँ पे घट बढ़ रही है, तो इसमें परिणामी तीव्रता के लिए हम लोग यहाँ पे सूत्र निकालने वाले हैं। जब दो तरंगे एक साथ संचरित होती हैं, उनमें व्यतिकरण की घटना होती है, उसकी वजह से जो तीव्रता निकल के आती है उसका हम लोग यहाँ पे सीखेंगे परिणामी सूत्र। और भी परिणामी आयाम, कई सारी चीज़ें बच्चों यहाँ पे इस वीडियो में आपको डिटेल में मिलने वाली हैं, तो इसलिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो इस समय बच्चों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। बच्चों, अध्यारोपण का सिद्धांत ऐसा, जैसा कि हम जानते हैं, जब किसी माध्यम में कोई तरंग संचरित होती है तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं, यानी कि जब तरंग चलती है तो माध्यम का कण कुछ विस्थापित हो जाता। मान लिया कोई माध्यम मीडियम में कोई पार्टिकल है, अब पार्टिकल जब है तो उसमें तरंग गई, अब जो वेव गई उसने उसे विस्थापित कर दिया, दूसरी ने उसे और विस्थापित कर दिया, हो सकता है किसी भी डायरेक्शन में किया हो। तो परिणामी विस्थापन क्या रहेगा, तो परिणामी जो विस्थापन होता है भाई, यानी कि हमारा इन दोनों तरंगों के विस्थापनों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मतलब आप ऐसे समझिए, कोई पार्टिकल रखा हुआ है, पहली तरंग ने y1 विस्थापन किया उसे, दूसरी ने जाके उसे यहाँ लाया, दूसरी ने उसे y2 विस्थापित कर दिया, पहली ने y1 दूसरी ने y2, तो इनका जो टोटल निकल के आएगा वो हमारा होगा परिणामी विस्थापन। जरूरी नहीं कि एक ही डायरेक्शन दोनों किया, हो सकता है पहले ने y1 इधर दूसरे ने कम कर दिया हो, इसीलिए यहाँ पे बच्चों वेक्टर लगा के रखा है हमने। ठीक है, वेक्टर का मतलब है कि यहाँ पे डायरेक्शन भी बताएगा किस डायरेक्शन में उसे विस्थापित किया गया। तो कुल मिला के यहाँ पे हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं, किसी माध्यम में दो तरंगें एक साथ संचरित होती हैं तो किसी कण का परिणामी विस्थापन उन दोनों तरंगों के अलग अलग विस्थापनों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अगर हम मान लें बच्चों कि पहली तरंग ने विस्थापन किया y1, दूसरी ने y2 किया, तो परिणामी विस्थापन क्या, वेक्टर y बराबर y1 वेक्टर प्लस वेक्टर y2, इस तरीके से हमारा परिणामी विस्थापन निकल के आ जाता है। तो आई होप आपको अध्यारोपण का सिद्धांत समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। तो देखिए बच्चों, हमारे पास दो तरंगे हैं, इनके बीच कालांतर कितना है, फाई है, और इनके आयाम a1 और a2 हैं। किसी कण के विस्थापन इन तरंगों द्वारा y1 और y2, इस तरीके से हमने दिखा दिए इनके समीकरण। y1 बराबर हो गया हमारा a1 साइन ओमेगा टी, y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई हो गया। अब समझिए, अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है जो परिणामी दोनों के योग के बराबर हो गया, इसमें y1 और y2 की वैल्यू रख दी, ये y1 का मान हो गया, ये y2 का हो गया। अब ध्यान दीजिए बेटा, इसमें हमने क्या किया है, साइन ए प्लस बी का ये सूत्र होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये सूत्र इसमें लगना है। अब बड़े प्यार से हम लोग बच्चों इसे लगा देते हैं फार्मूले को, तो लगाइए, तो क्या मिलेगा, y बराबर a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2, इसमें वैल्यू हम लोग रख देंगे। ठीक, साइन ए कॉस बी, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए की जगह क्या आएगा, ओमेगा टी कॉस ए साइन बी। ठीक है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसका अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो y बराबर a1 साइन ओमेगा टी प्लस, बहुत आराम से समझिए बेटा, इसका जब हम लोग गुणा करेंगे तो दोनों के पास मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों इसके पास भी होगा इसके पास भी होगा, तो यहाँ होगा a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई, है ना। अब यहाँ से देखो बेटा, कुछ कॉमन मिल रहा है इसमें, इतने से इसमें और इनमें दोनों में से जो कॉमन मिल रहा है उसे ले लेते हैं, उधर साइड लिख लेते हैं, तो इसे इस तरीके से लिखेंगे a1 a2, ये बच जाएगा कॉस फाई, क्योंकि कॉमन है, ओमेगा टी साइन ओमेगा टी कॉमन है, तो इसे बाहर लिख लिया हमने। और इसे थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं, इसे आगे और उसे साइड में कर देते हैं, a2 साइन फाई इंटू कॉस ओमेगा टी, क्योंकि बेटा हम यहाँ से फाई को गायब कर रहे हैं। फाई को गायब कैसे करेंगे, तो हम लोग मान लेंगे, माना a1 प्लस a2 कॉस फाई, इसकी जगह पे a कॉस थीटा मान लेते हैं हम लोग बेटा। ठीक है, और इसी तरह से a2 साइन फाई की जगह मान लेते हैं
ए इंटू साइन थीटा। ये हमने मान लिया, जहाँ जो ए और बी हैं हमारे क्या हैं, ए तथा थीटा। ए तथा थीटा जो है नए नियतांक हैं, क्या हैं, नए नियतांक मान ली। और ये क्या है, इसका भी एक अपना बढ़िया सा नाम होगा, इसे हम अभी देखने वाले हैं बेटा। और हाँ, इन दोनों चीज़ों को बच्चों याद रखिए। इससे कितने समीकरण हो गए हमारे पास, 1 और 2। इसे नाम दे दीजिए समीकरण 3 और इसे नाम दे दीजिए समीकरण 4। इनकी आगे बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो ये जो समीकरण हैं इनकी बच्चों आगे बहुत अभी ज़रूरत पड़ेगी रास्ते में, ठीक है। तो ये हम लोग आगे ले चलते हैं, इन्हें ले चलिए बेटा। समझिए अब क्या करते हैं हम लोग, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमें मिल जाएगा y बराबर, इसकी जगह हमारा आ जाएगा a cos थीटा, a cos थीटा इंटू साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी प्लस a2, इसकी a2 साइन थीटा की जगह आएगा a साइन थीटा। यहाँ पे a कैपिटल होगा बेटा, a क्या होगा, कैपिटल A होगा। और यहाँ a साइन थीटा इंटू कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, ऐसी आएगा ना। अब यहाँ से बेटा क्या करते हैं हम लोग, देखिए थोड़ा a कॉमन निकाल लीजिए, a कॉमन निकाल लिया और थोड़ा कायदे से लिख लेते हैं आगे पीछे ने। तो साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस साइन, पीछे करेंगे इसे आगे लिख लो कॉस को, क्योंकि हमें एक फार्मूला यहाँ पे बेटा बनाना है। तो आगे लिखेंगे कॉस ओमेगा टी इंटू साइन थीटा, मतलब फिर से a प्लस बी की ओर जाना है, इसके रूप में ही लिखना है। देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसलिए ऐसा हमने किया बेटा यहाँ पे। तो y बराबर हमें मिलेगा a, और ये अपना एक फार्मूला हो गया है साइन ओमेगा टी प्लस थीटा का। तो फाइनली हमारा ये तरंग का सूत्र निकल के आ ही गया। यह एक परिणामी तरंग का समीकरण है। यह क्या है बेटा, यह है परिणामी तरंग का समीकरण है ना। जहाँ ए क्या है बेटा, जहाँ ए परिणामी आयाम है, इसी को अभी हम लोग बेटा देखेंगे। कैसे देखेंगे, जो ए है परिणामी आयाम, हम कैसे देखेंगे, इसका मान कैसे निकालेंगे। इसका मान निकालने के लिए 3 और 4 समीकरण है, इसका स्क्वायर करके अभी हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक। तो चलिए हम जोड़ते हैं यहाँ पे बेटा, इसे हम लोग इसे पहले हटा देते हैं, ठीक। तो अब हम लोग बेटा फाइनली इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, परिणामी आयाम निकालने वाले। तो क्या करेंगे, इन दोनों का वर्ग करके जोड़ देंगे, 3 और 4 का वर्ग करके जोड़ देंगे। तो यहाँ ये चीज़ लिख देते हैं, समीकरण 3/4 का वर्ग करके जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर। तो जोड़ दिए बेटा, इसे कैसे जोड़ेंगे ध्यान समझिए इसे। तो इसका इधर करते हैं a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस a साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर, इसका स्क्वायर करिए a1 प्लस a2 cos फाई स्क्वायर प्लस a2 साइन फाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए देखते हैं, इसे हमने हटा दिया बेटा, इधर भी हटा देते हैं, ठीक है। तो हमें मिलेगा, देखिए बच्चों क्या है, अब समझिए बात को ध्यान से। इसका स्क्वायर करेंगे बेटा तो हमें मिलेगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये देखिए इसका ओपन करते हैं इसे बेटा। तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर फाई है ना, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा बेटा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और फिर इसके बाद b, है ना, सही हो गया। तो देखिए पूरा एक बार समझ लेते हैं इसे। तो देखिए हमने क्या किया, इसका स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अब प्लस इसका स्क्वायर कर देते तो a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। अब यहाँ पे बेटा इन दोनों को पास पास लिख लेंगे।
और इधर यहाँ से कॉमन मिल जाएगा, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन मिल गया तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आप बने रहिए बच्चों हमारे साथ। तो यहाँ पे ए वन स्क्वायर प्लस ये पास पास लिख लीजिए, तो ए टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस ए टू स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। ए स्क्वायर ये वैल्यू 1 हो गई। देखिए बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, बराबर a1 स्क्वायर प्लस यहाँ से a2 स्क्वायर कॉमन मिल गया तो कॉस स्क्वायर फाई प्लस क्या बचेगा यहाँ से साइन स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। ये भी बेटा 1 हो गया तो इसे भी हम लोग 1 कर देते हैं आगे चल के। तो हमें बेटा मिल जाएगा यहाँ से ए स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर इंटू 1, इसका वैल्यू क्या 1 प्लस 2a1 a2 कॉस फाई, है ना। तो फाइनली हमें फार्मूला मिल जाता है बेटा ए स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। तो इस तरीके से ये हमारा फार्मूला यहाँ पे बन गया। ठीक है, ये परिणामी आयाम के लिए सूत्र होता है बेटा, ये है परिणामी आयाम का मतलब कैसा है व्यापक है, व्यापक सूत्र है बेटा, व्यापक सूत्र है। अब इसी में हम लोग बेटा और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा समझिए, यहाँ तक बने रहिए आप हमारे साथ। तो इसे हम लोग कैसे समझेंगे, अभी दो कंडीशनें बनेंगी बेटा, इसकी चीज़ों को हम अलग अलग समझने की कोशिश करते हैं। तो बेटा ये सूत्र जो है अपना, इसे आप समझिए, इसे याद रखिए। इसे अगला समीकरण डाल दीजिए, 4 हो गए तो उधर 3 4 इसे 5 नाम दे दीजिए, जो भी है उसे नाम दे दीजिए अपना। अब यहाँ से हम थोड़ा एक चीज़ और आपको बता देते हैं। जैसे अगर कहे अधिकतम आयाम के लिए, किसकी बात करें, अधिकतम आयाम की, तो अधिकतम आयाम के लिए बेटा क्या होगा, अधिकतम आयाम की कंडीशन में बच्चों क्या होगा, कॉस फाई का वैल्यू 1 रखेंगे। कोस फाई का मान क्या होगा 1, तो 1 जब मान होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब ये ए स्क्वायर मैक्सिमम जो होगा ना हमारा, तो क्या हो जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। कुल मिला के ए मैक्सिमम बन जाएगा अपना a1 प्लस a2। इस तरीके से इसी प्रकार मिनिमम के लिए हम बात कर लें, न्यूनतम के लिए, न्यूनतम आयाम क्या निकल के आएगा यहाँ से, न्यूनतम जो आयाम निकलेगा बेटा उसके लिए कॉस फाई का वैल्यू होगा वो -1 होगा। और जब -1 होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा यहाँ पे, तो मिल जाएगा ए स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2, राइट। तो ये फार्मूला अपना बन जाएगा बेटा ए स्क्वायर बराबर a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा तो ये मिनिमम यहाँ से निकल के आएगा अपना, मिनिमम कुल मिला के क्या मिल जाएगा, ए मिनिमम बराबर a1 माइनस a2। ठीक है, तो अब हम आगे इसे समझते हैं, इसे तो यहीं छोड़ दीजिए। अब आगे ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पे क्या ध्यान दीजिए कि जो तीव्रता अपनी होती है, कौन तीव्रता, वो अनुक्रमानुपाती होती आयाम की स्क्वायर के, किसके स्क्वायर को होती, आयाम के स्क्वायर के। तो तीव्रता अनुक्रमानुपाती आयाम के स्क्वायर के, तो मतलब आयाम का वर्ग। ठीक है, आयाम का वर्ग ऐसा होता है बेटा। और यहीं से मुख्य चीज़ें निकल के आएंगी यहाँ पे। तो मतलब अगर यहाँ देखा जाए तो आई बराबर आई अनुक्रमानुपाती यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर के। ठीक है, तो एक नियतांक यहाँ पे आ जाएगा, तो हम लोग क्या यहाँ से करेंगे, तो देखते हैं बच्चों यहाँ पे, तो नियतांक क्या आ जाएगा, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। यहाँ से बच्चों जब हटेगा तो आई बराबर यहाँ पे 1/k ए स्क्वायर, मतलब 1/k नियतांक मान लेते तो ये k चला जाए तो ए स्क्वायर बराबर मिल जाएगा के आई। ए स्क्वायर की जगह क्या मिल जाएगा, के आई मिल जाएगा, तो यहाँ पे रख लेंगे के आई। और इसी प्रकार क्या मिल जाएगा, इसी प्रकार a1 की जगह हम लोग रख लेंगे a1 स्क्वायर की जगह के आई1, और a2 स्क्वायर की जगह रख लेंगे के आई2। ये सारी वैल्यू पुट कर देते हैं उसमें बेटा, तो हमें परिणामी तीव्रता के लिए फार्मूला मिल जाएगा।
तो ए स्क्वायर की जगह क्या मिल जाएगा, के आई बराबर, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा के आई वन प्लस के आई टू प्लस टू, और इसकी जगह आ जाएगा अंडर रूड के आई वन फिर अंडर रूड के आई टू इंटू कॉस फाई। अंडर रूड कैसे हो गया बेटा, देखिए यहाँ पे स्क्वायर का है, स्क्वायर की वैल्यू ये है, अगर हमें ए वन की वैल्यू चाहिए तो अंडर रूड में चली जाएगी, ऐसे ए टू की वैल्यू चाहिए तो अंडर रूड में चली जाएगी। और हम लोग बेटा इसे आगे ले चलते हैं, तो के आई बराबर के आई वन प्लस के आई टू प्लस टू, ये अंडर रूड के तो के बाहर आ गया, फिर अंडर रूड बचा आई वन आई टू कॉस फाई। यहाँ से के बाहर कॉमन लेके काट देते हैं, तो यहाँ के बाहर निकालिए, आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर रूड आई वन आई टू कॉस फाई। के से के कैंसिल हो गया, तो आई बराबर आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर रूड आई वन आई टू कॉस फाई। तो ये अपना बेटा निकला परिणामी तीव्रता का व्यापक सूत्र है। ये है परिणामी तीव्रता का व्यापक सूत्र है, व्यापक सूत्र है, राइट। तो ये तो तीव्रता का हो गया। अब बात समझिए बच्चों, अधिकतम की बात करें, अधिकतम तीव्रता कब होती है, जब हमारा संपोषी व्यतिकरण के केस में अधिकतम तीव्रता होगी, यानी कि तो यहां से बेटा हो जाता है संपोषी व्यतिकरण के लिए, संपोषी व्यतिकरण के लिए। संपोषी व्यतिकरण में बच्चों हम लोग समझते हैं यहाँ पे संपोषी व्यतिकरण जब होगा जब तीव्रता हमारी अधिकतम होगी, और तीव्रता अधिकतम कब होगी, जब कॉस फाई की वैल्यू अधिकतम होगी। अच्छा, कॉस फाई की वैल्यू अधिकतम कब होगी, जब इसका वैल्यू 1 होना चाहिए, और 1 कब होगा, जब फाई का मान क्या हो, 0 हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो। इसी केस में तो हमारी वैल्यू कॉस की 1 आ सकती है, यानी कि जो हमारा कलांतर हो इस टाइप का होना चाहिए। और अगर एक सूत्र देखा जाए बच्चों, यहाँ पे होता है पथांतर बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू कलांतर, ये सूत्र होता है। तो यहाँ से हम लोग इस केस में कलांतर भी निकाल सकते हैं। तो पथांतर क्या निकल के आएगा, पथांतर जो निकलेगा लैम्डा निकलेगा, 2 लैम्डा 3 लैम्डा, इस तरीके से हमारा लैम्डा निकलता चला जाएगा ना। तो यानी कि पूर्ण तरंग दैर्घ्य का पूर्ण गुणक निकलता है पथांतर संपोषी व्यतिकरण के केस में। आइए बच्चों अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे तीव्रता की। तो अगर हम कॉस फाई की वैल्यू यहाँ पे कितना रख दें, यहाँ पे कॉस फाई की वैल्यू बेटा रख दें 1 रख दें, तो हमें मिल जाएगा, तो आई मैक्सिमम इस केस में मिलेगी आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर रूड आई वन आई टू, राइट। तो आई मैक्सिमम बराबर इसे लिख सकते हैं अंडर रूड आई वन का स्क्वायर प्लस इसे लिख सकते हैं अंडर रूड आई टू का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूड आई वन इंटू अंडर रूड आई टू। ये भी एक फार्मूला बन गया अगर ध्यान से देखा जाए तो हमारा बेटा ये फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो कुल मिला के आई मैक्सिमम बराबर बना अपने अंडर रूड आई वन प्लस अंडर रूड आई टू का होल स्क्वायर, राइट। तो ये अपना एक बन गया आई मैक्सिमम के लिए सूत्र। इसी तरीके से मिनिमम यानी कि विनाशी व्यतिकरण की हम लोग बच्चों बात करें, तो विनाशी व्यतिकरण के केस में क्या होगा, विनाशी व्यतिकरण की कंडीशन में हमारा कॉस फाई का वैल्यू जो है ना, तो इस केस में बच्चों एक चीज़ ये देखने को मिली, जो हमारा पथांतर होता है, पथांतर एम लैम्डा होता है, कितना होता है एम लैम्डा संपोषी व्यतिकरण में। इसकी आगे जब हम लोग चैप्टर लाएंगे तो उसमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी, ध्यान रखना। यानी कि हमारा जो संपोषी व्यतिकरण में पथांतर होता है लैम्डा का पूर्ण गुणक होता है, पूर्ण तरंग दैर्घ्य का पूर्ण गुणक, ठीक। विनाशी व्यतिकरण की बात कर लेते हैं बच्चों। इसमें विनाशी व्यतिकरण में जब वैल्यू हमारी क्या होगी, कोस फाई का वैल्यू माइनस होना चाहिए, तभी तीव्रता हमारी मिनिमम आएगी। इसका मान -1 होना चाहिए। तो कोस फाई का वैल्यू -1 क्या होना चाहिए, -1। और ये -1 जब भी होगा जब फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, देखिए एक तो -1 180 पे होता है, फिर इसके बाद कितना होता है 3 पाई पे 5 पाई पे, इस तरीके से बढ़ता चला जाता है ना। तो अगर यहाँ पे बेटा देखा जाएगा तो यहाँ पे हम लोग अगर पथांतर निकालें, पथांतर क्या निकलेगा, पथांतर का यही सूत्र लैम्डा अपॉन 2 पाई गुणा
कलांतर। तो ये सारी वैल्यू अगर इसमें डालेंगे तो हमें पथांतर का वैल्यू मिलेगा। जैसे हम पाई रखेंगे यहाँ पे, पाई से पाई कट जाएगी तो लैम्डा बटा 2 मिल जाएगा। फिर हम लोग 3 पाई रखेंगे तो 3 लैम्डा अपॉन 2 पाई मिल जाएगा। फिर 5 लैम्डा अपॉन 2 मिल जाएगा। इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। तो यानी कि अर्ध तरंग दैर्घ्य का पूर्ण गुणक, अर्ध तरंग दैर्घ्य का विषम गुणक मिलेगा। तो ऐसे केस में आपको याद रखना है कि पथांतर जो हमारा होता है विषम गुणक, विषम को इस तरीके से लिख सकते हैं आधी तरंग दैर्घ्य का, आधी तरंग दैर्घ्य का विषम गुणक है। ठीक है। और इस केस में बच्चों तीव्रता का वैल्यू जब यहाँ माइनस रखेंगे तो ये पूरा माइनस हो जाएगा, तो ये फार्मूला भी हमारा माइनस का बन जाएगा। तो आई मिनिमम अपना हो जाएगा अंडर रूट, इसी तरह से बन जाएगा पूरा अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से बच्चों विनाशी व्यतिकरण के केस में मिनिमम तीव्रता का ये अपना फार्मूला हो जाता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो।